अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 15 जनवरी 2024 है और आज की वीडियो हमारी पावर जनरेशन के हवाले से। एक कंपनी है एंग्रो पावर कादेपुर लिमिटेड, और इसके पे एक बड़ी ब्रीफ प्रेजेंटेशन है। और इसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कि बड़ा कंटिन्यूस डिविडेंड देता है, तो मैंने सोचा कि इस पे भी थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन दें, क्योंकि दिन ब दिन हर कंपनी में कोई ना कोई चेंज आता है। ऐसा नहीं जो हिस्ट्री में जो करता रहा वो ये अब भी करेगा। तो मैंने सोचा कि उसको भी हाईलाइट किया जाए, जो इसके अकाउंट्स में ऐसी चीज़ें जो जो पहले विजिबल नहीं थी अब थोड़ी ज़्यादा विजिबल है। चलें प्रेजेंटेशन की जाने। प्रेजेंटेशन पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि इससे मजीद हौसला अफजाई मिलेगी और इंशाल्लाह मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें तो वही टेम्पलेटेड एजेंडा होता है, जिसमें बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिर इसके बारे में अगर कोई न्यूज़ अनाउंसमेंट वगैरह है उस पर जिक्र करूंगा, फिर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूंगा, डिविडेंड की पोजीशन के बारे में बात करूंगा, फिर आखिर में मेरा व्यू। बैकग्राउंड की बात करें तो कंपनी एक बेसिकली पावर कंपनी, पावर जनरेशन कंपनी है। इसका प्लांट 217 मेगावाट है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। एक में मीडियम में मैं स्मॉल साइज बोलूँगा, मीडियम के बेंचमार्क में स्मॉल साइज बोलूँगा। और ये कंपनी बेसिकली परचेज पावर एग्रीमेंट के थ्रू सेल करती है, जिस तरह दूसरी पावर कंपनियां करती हैं, अपडा वगैरह को। और वो इसका पीपीए एक्सपायर होगा 2032 में। साल 2007 में साइन हुआ था, 25 साल का, 32 में एक्सपायर होगा। और फिर इसकी अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी बेहतर नज़र आ रही है बज़ाहिर। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर्स या फिर 9 मंथ से कंपेयर करूँ, 7.5 से आप 10.5 है। बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है अच्छी। और फिर जीपी भी इसी तरह बढ़ रहा है और ईपीएस भी इसी तरह ट्रांसलेट होके 4.5 से 7.5 हो गया, जो कि कंपनी वाइज बड़ा अच्छी पोजीशन है। लेकिन मैं एक चीज़ जिस पे मुझे कंसर्न है बैलेंस शीट पे, वो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे भी बताऊँ। और मैं समझता हूँ कि जानना ज़रूरी है ये सब चीज़ें भी। अमूमन तौर पे लोग इसे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं करंट एसेट करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है। मैं खुद भी, मैं अपने आप को भी काउंट करूंगा उसमें, कि इस तरह चेक करता था कि करंट एसेट ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी के, तो कंपनी को कोई मसला नहीं होगा। अभी एक दो चीज़ें जो मुझे क्लेरिफिकेशन देनी ये है कि इसकी करंट लाइबिलिटी 8.5 अरब की है, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो ये तो हर सूरत में इसको पे करना है। और ये शॉर्ट और अदर क्रेडिटर्स हैं, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिटर्स 4.5 अरब के। अगर अब एसेट की बात करें तो एसेट में इसके बाद जो ट्रेड 9.5 अरब है, इसमें 7.5 अरब इस तरह का है, जो सॉरी, ये 9.5 अरब में मेजोरिटी पोर्शन 9 अरब तकरीबन उससे आ रहा है ये अपने एनर्जी सप्लाईज के हवाले से, मतलब पाप पीपी, जो ये इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसको सेल सेल आउट कर रही है परचेजिंग पावर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, पापडा आई थिंक मेरे ख्याल में। तो उसको उसको दे रही है, तो ये उससे रिसीवेबल आ रहा है, और ये आप देखें हर साल पाइल अप होते जा रहा है। हो सकता है कि हर साल ये पे हो जाता है और मजीद आ जाता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंपनी की इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा शक व शुबा लगता है एक ही चीज़। तो 12.5 13 अरब का इस पे एसेट है, 9.5 तकरीबन 9 अरब वो है, और 2 अरब ये इंटरेस्ट है इसी एसेट पे। मतलब जो लेट पेमेंट कर रही है ये कंपनी, तो उस पर इंटरेस्ट सूद जमा हो रहा है 2 अरब का। तो तकरीबन 11 अरब वो हैं जो स्लो स्लो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन अगर, तो अब जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कंपैरिजन करते हैं, तो करंट एसेट वो होते हैं जो फौरन एक ही साल के अंदर मिलने वाले हैं। तो बाजार ये लगता है ये एक साल के अंदर मिलने वाले नहीं है। हाँ, जबकि हमारे जो लायबिलिटी पे जाए ना, तो ये शॉर्ट टर्म लोन है, ये आपको लाजमी देना है एक साल के अंदर। इसमें ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह से छोड़ते नहीं है एक चीज़। तो ये चीज़ मुझे कंसर्निंग पॉइंट लगती है इसकी लिक्विडिटी पोजीशन के हवाले से, खासतौर पे जब रिसीवल पाइलअप हो रहा है हर साल। और आप ये देखें जो इंटरेस्ट है वो भी पाइलअप हो रहा है, 1.4 अरब था, अब कितना अब तकरीबन 2 अरब के बराबर हो गया। तो 600 मिलियन मजीद इजाफा हो गया। तो ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है मेरी नज़र में, और मेरे ख्याल में शेयर होल्डर की नज़र में भी होना चाहिए। और इसी वजह से इसके डिविडेंड और कैश कैपेसिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मेरा व्यू है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे जाहिर लगी, ऐसी चीज़ लगी जो मुझे लगता है बताना चाहिए। बाकी ओवरऑल बात करें रेवेन्यू, मैंने जैसे जिक्र किया ऊपर गया, जीपीपी ऊपर गया। ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर और होना चाहिए, 20-22% ग्रॉस प्रॉफिट इस पावर कंपनी के लिए थोड़ा सा कम है। नेट एसेट की बात करूं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि लोग करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जिक्र करते हैं, तो हम देख सकते हैं करंट एसेट 1.4 टाइम है लाइबिलिटी के। जबकि हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें रिसीवेबल ऐसे एसेट्स हैं जो करंट नहीं है। लेकिन करंट में इसलिए रखा है कि वो ड्यू हो चुके हैं, दे मिल नहीं रहे, मिलने वाले हैं, ये नहीं पता कब है। बाकी और मैंने जिसमें थर्ड पॉइंट क्लेरिफिकेशन के लिए ऐड किया कि करंट एसेट आर नॉट रियली लिक्विड,
सीम्स लाइक दिस कंपनी इज अर्निंग कैश एंड पेइंग लायबिलिटी, मतलब ये कंपनी पैसा कमा रही है और अपनी एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर रही है, जो कमा रही है उससे डिस्चार्ज कर रही है, बच कुछ नहीं रहा। और जो और कुछ पैसा जो कमा रही है वो रिसीवर में पाइल अप भी होता जा रहा है। तो ये मेरा कंसर्न था इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये डिविडेंड देने वाला शेयर था, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अभी भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन डिविडेंड को फाइनेंस कहाँ से करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैसे करेगी, किससे लोन लेगी या पेरेंट्स से लेगी, क्या करेगी। रिसेंटली की तकरीबन मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आई थिंक नवंबर नवंबर में बनाई थी, हाँ नवंबर में बनाई थी। तब इसकी वैल्यू 28 रुपये के करीब था। तब मैं उस वक्त ये बोलता था कि इस पर बाय कर लो या बाय कर लो। अच्छा शेयर है डिविडेंड के हवाले से। अभी मेरे ख्याल में 2 महीने में 32 पे चला गया। एक तो इसकी वजह ये, इस कंपनी के से लिंक एक न्यूज़ आई थी। उस न्यूज़ में ये था कि वो बेसिकली न्यूज़ इस कंपनी की तरफ से डायरेक्ट नहीं आई थी, एंगुर कॉर्पोरेशन की तरफ से आई थी। एंगुर कॉर्पोरेशन इसका पेरेंट है, तो इसके पेरेंट ने किया कि इसके पेरेंट ने एक एग्रीमेंट साइन करा है लिबर्टी पावर टेक कंपनी के साथ। और वो ये दोनों ये करेगी क्या, अगर मैं पढ़ूं तो ये कंपनी, दोनों कंपनी एंग्रो कॉर्पोरेशन और लिबर्टी पावर टेक कंपनी मिलके ना थर्मल पावर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पे काम करेगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चीप होगी। तो इस पे काम कर रही है ये कंपनी। तो दोनों मिलके ये काम करेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे ना, तो ये इनका टारगेट ये, अगर मैं मजीद डिटेल में जाता हूँ, मुझे एक मुख्तसर ये कि एंग्रो कॉर्पोरेशन बोलेगा कि ये लिबर्टी पावर आप शेयर्स ले लो इसके मेरे थर्मल पोर्टफोलियो की कंपनी के, जो कि थर्मल पोर्टफोलियो में एंग्रो पावरजन कादिर आता है। तो इसके उसके शेयर्स ले लो। तो जब उसके शेयर्स बाय करेगी तो इसकी शेयर में ऑटोमेटिकली ईपीक्यूएल की शेयर में ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाएगी, और उसकी वजह से ये शेयर ऊपर जाएगा। मैं समझ रहा हूँ इस वजह से गया है नवंबर दिसंबर में, इसी वजह से गया। और तो इस ये बेसिकली इसी वजह से, और कोई इसकी बाहर वजह नजर नहीं आती स्टॉक एक्सचेंज पे या इसकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसी वजह नजर नहीं आती जिससे मैं बोलूँ यार ये वजह होगी या ये इवेंट होने वाला है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। एक चीज। और सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है हो सकता है वो डिविडेंड होगा, तो मैं आखिर जिक्र करता हूँ उसका। डिविडेंड की बात करें तो एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, हमेशा से ही डिविडेंड देता है। इस साल अब तक 35, ये लास्ट क्वार्टर का तो अभी आया नहीं है ईयर एंड का रिजल्ट, लेकिन अभी तक इसने 3.5 रुपये दे चुका है। सो ऑन एवरेज 7.5 से 8 रुपये देता है। तो मैं समझता हूँ कि मजीद 3 साढ़े 3 दे सकता है हिस्टोरिक को अगर देखा जाए, तो 3.5 से 4 मजीद देने की ताकत रखता है। हो सकता है इसी वजह से इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी इस वक्त ऊपर आई है, 28 से 32 तक आ गई। अभी शेयर डिविडेंड भी अनाउंसमेंट ड्यू डेट भी आ गई है। तो हो सकता है कि ईयर एंड रिजल्ट्स फरवरी एंड और मार्च के करीब आते हैं, तो मेरा ख्याल है जब वो आएंगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इतना ही डिविडेंड देगा, उसी वजह से शेयर में की वैल्यू में अक्यूमुलेशन नजर आ रहा है। बाकी ओवरऑल मेरी मेरी जो राय है इसके बारे में पूछा तो मैं सीधी सीधे मेरी राय है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, हिस्टोरिकली हमेशा देता है। इसका ग्रुप बड़ा अच्छा है एग्रो कॉर्पोरेशन। तो मैं समझता हूँ ज़रूर आगे भी देता रहेगा, और थर्मल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इससे भी बड़ी प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट पड़ेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स वगैरह को देखें या रैशनल इन्वेस्टर को देखें या कंपनीज को देखें, इस उन कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। और इसकी एक तो वजह, जब अगर बेसिक वजह बताऊं, कि इसके एसेट्स एक, मतलब इसमें एक रिसीवेबल बहुत बड़ा पोजीशन खड़ी हुई है। इसके एसेट इतने स्ट्रांग नहीं है जो इसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज है, तो एक ही वजह है। तो एक रैशनल इन्वेस्टर हमेशा ये चीज़ें ज़रूर देखता है इन्वेस्ट करने से पहले। तो इस वजह से इस कंपनी में इस पॉइंट से थोड़ा सा दम नहीं है। तो इस वजह से इसकी वो कम है इन्वेस्ट, मतलब इसमें इसमें वॉल्यूम भी कम है और उसमें रैशनल इन्वेस्टर भी कम है। बाकी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, कोई शक नहीं, इसमें हिस्टोरिकली पे करता है, अभी भी एक्सपेक्टेशन ये पे करता रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, क्योंकि एंग्रो इसके सर पे एज ए सपोर्ट खड़ा हुआ है। करंटली 32 रुपये में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं वापस पिछली स्लाइड पे जाऊँ, तो ये 32 रुपये में ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ 32 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो अभी मेरी नज़र में ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि वो हिस्ट्री की हाइट पे पहुंची हुई है। मैं समझता हूँ यहाँ पे ये ज़्यादा होने की वजह डेफिनेटली एक्यूमुलेशन है, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन की वजह से, और या बाय बैक या शेयर डिमांड की वजह से, क्योंकि हो सकता है लिबर्टी पावर टेक बाय कर रहा बैक एंड पे, कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है इस वक्त। लॉन्ग टर्म पोजीशन खोलने के लिए मेरा नहीं ख्याल बेहतर टाइम है, ना इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी बेहतर टाइम नहीं लगता मुझे। बाकी यही मेरी राय है। इन्वेस्ट केयरफुली, अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप उसको होल्ड करें, डिविडेंड लें, फिर एग्जिट भी कर सकते हैं, और
और कुछ दूसरे शेयर पे मूव कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसमें वॉल्यूम कम है, तो इसमें ये याद रखना, आपको ट्रेडिंग और डेली बेस पे ट्रेडिंग करना थोड़ा सा एक चैलेंज हो सकता है, खासकर वॉल्यूम जिसमें कम होता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इन्वेस्ट करें। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और होपफुली मेरी मेरी इस वीडियो की बेसिस पे आप अपने डिसीजन ना लें, लेकिन एटलीस्ट आपको रिसर्च करने के लिए एक पैरामीटर मिल जाएगा, आप उससे रिसर्च करें और फिर अपनी डिसीजन लें कि आपके लिए बेहतर शेयर है नहीं है। जैसे जैसे जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।